क्या सही में आपके ससुराल वालों से नहीं बनती हैं? आप थोड़ा मॉडर्न विचार की हैं, फैशन में रहती हैं? जैसे शादी जो है वो 2019 में हुई। फिर मैंने इनसे परमिशन लिया कि मुझे ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो क्या मैं साड़ी ड्रैपिंग की वीडियो बना सकती? तो फिर भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ था। बॉडी जो है वो आपकी दिख रही है। अब जानते ही हैं, जो परिवार में जो गांव में रहता है उसको अपनी प्रतिष्ठा इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। उसकी बहू घर में रहे, बाहर ना जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी फैमिली मेंबर कोई बड़ा यूट्यूबर है जिसका आप फेम लेकर के आप फेमस होना चाहती हैं? तो ऑब्वियस मैं आपके वीडियो में आऊंगी तो मुझे भी वो 4 लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम सारे कमेंट्स को लेकर के चलने लगेंगे तब तो हम रास्ते भी चल नहीं पाएंगे। नमक मिर्च लगाने के लिए लोग हैं बैठे हुए, अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही है और अगर आप तीसरे को जहाँ इन्वॉल्व करोगे ना तो फिर वो रिश्ता बनने की जगह रिश्ता बिखरेगा। दुनिया वाले ये ना सोचे कि अगर वो बाहर रहते हैं तो परिवार से झगड़ा करके रहे। पिताजी ट्रेवल कर नहीं सकते, माता ट्रेवल कर नहीं सकते, भाई उनको छोड़, भाई अकेले हैं तो वो घर पे छोड़ के कैसे आएंगे? इससे कि यार लोगों की सोच इतनी खत्म हो चुकी है कि लोग ये तक नहीं सोचते कि अगला किस दुख में जी रहा है अपने माँ बाप से दूर रह के। रिश्ते छोड़ करके सोशल मीडिया ऊपर हो गया है, स्टेटस एंड ऑल दैट। इसके फॉलोअर कम है, गरीब हो गए। बहुत जगह ऐसा प्रिटेंड किया। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग ऐसे थे जो बहुत डिमोलाइज किए, अरे यूट्यूब पे सब लोग नहीं चल पाते। इंस्टाग्राम से मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई आपसे जलता है जिसने डिलीट कर दिया वीडियो। कोलकाता का जो रेप केस हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस रेप केस को बहुत सारी ताकतें मिलकर के दबाया जा रहा है। ये जो घटना है ना रेप वाली, 8-9 अगस्त को हुई थी। नाम भी काफी मीडिया में चल रहा है, संजय राय नाम का व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। और नाइट शिफ्ट कर रही थी, रात को अपना काम खत्म करके जब सोने गई सेमिनार हॉल में, उस व्यक्ति ने जाके बाकायदे घिनौना काम किया, वो को मार के फेंक दिया। ये किसी भी देश की किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। ये तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए कुत्ता मत बनो। तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित जायसवाल। स्वागत है बग बग विद अमित किट्टो में। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से कपल हैं। वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं और उनका फ्यूचर प्लान क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं सिम्मी जी और विकास जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, इस पॉडकास्ट का हिस्सा हम बने और आपने स्टार्ट किया इस चीज़ को, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि काफ़ी आगे तक जाए आपका पॉडकास्ट। ये सबसे पहले आप सब लोगों को, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी टीम ने आपसे कल ही बात की और आप दोनों लोग तुरंत राज़ी हो गए और आज आ गए पॉडकास्ट के लिए। इतने शॉर्ट टाइम में कोई हाँ नहीं कहता है। अरे नहीं, आप बेसिकली ये आपका नेचर है या फिर हमारी आपसी तालमेल है कि हम हर काम के लिए आपके हमेशा खड़े रहते हैं, आप हमारे काम के लिए खड़े रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, एक पारिवारिक माहौल है और कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट का। कौन है सिम्मी और कौन है विकास? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं हूँ सिम्मी एंड ये मेरे हस्बैंड विकास। और हमारी जर्नी जो है वो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड बिहार मतलब ये बेसिकली बिहार से हैं, लेकिन मेरा जो है ग्रोथ एंड एजुकेशन एंड ऑल दैट जो है वो मेरा झारखंड से हुआ है। झारखंड धनबाद, जो कि गैंग ऑफ वासीपुर से फेमस है। तो वहाँ से धनबाद से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। 12th मैंने वहाँ से किया। फिर ग्रेजुएशन जो है मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची से किया है। एंड मैंने मास्टर्स जो है वो किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और आप अपने बारे में बताएं, अपना एजुकेशन। मेरे बारे में बेसिकली है कि मैंने पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन बिहार से ही की है, छपरा यूनिवर्सिटी से। और जब मैं दिल्ली आया मीडिया के सेक्टर में, तो मैं यहाँ आया था तो सोचा था कि चलो भाई कुछ करूँगा, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ, नाम वैसे लिखवाने जा ही रहा था। बट मेरे बड़े भाई हैं जो इस फील्ड में थे, तो वो ले गए दिखाने के लिए। तो मैं मीडिया सेक्टर से उतना बिलोंग नहीं करता था और मुझे जाना था। और मेरा बैकग्राउंड जो था ना मैथमेटिक्स ऑनर्स से था बेसिकली। तो मैं सोच रहा था कि भाई इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, लेकिन जो भविष्य में होता है और जो होने वाला होता है किसी को पता नहीं होता है। तो फिर मेरे भैया ने कहा कि तुम क्यों नहीं मास कॉम कर लेते हो? तो फिर मैंने बोला कि अच्छा मास कॉम कर, फिर तो फील्ड ही अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कर लो यार, क्या दिक्कत है, ये भी अच्छा फील्ड है। और उस समय काफ़ी अच्छा फील्ड था बेसिकली मीडिया सेक्टर। अब थोड़ा सा लोग उससे दूर हटने लगे, अपनी दूरियों को बढ़ाने लगे हैं, लेकिन जब मैंने किया तो उस समय काफ़ी ग्रोथ पे था मीडिया सेक्टर।
तो मैंने अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया, जाकर पहले MAMC किया, मास्टर्स किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं मीडिया सेक्टर में आ गया और अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है मैं रिपब्लिक भारत में फ़िलहाल कार्यरत हूँ, एज ए डायरेक्टर हूँ मैं वहाँ पे। तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है मीडिया सेक्टर में रिपब्लिक भारत में मेरा, आगे भी इसी फील्ड में अभी तक बना हुआ हूँ, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल जब अच्छा चल रहा है तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में बेहतर करता रहूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब मीडिया सेक्टर से हम दोनों हैं। मैं जो है एज एन एंकर रह चुकी हूँ नेटवर्क 18 एंड ETV भारत, TV 100 और समाचार प्लस, ये सारे चैनल्स में मैं काम कर चुकी हूँ। आफ्टर बेबी मैंने अभी पॉज लिया है कि अभी मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अभी मेरी बेबी हो गई है, उसके बाद अदर अब देखते हैं। क्योंकि एज एन एंकर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पहले कॉपीराइटर, फिर उसके बाद एंकर, और इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी। एंकर लोगों की आवाज़ बड़ी प्यारी रहती है, तो क्या आप लोग अपनी आवाज़ के लिए कुछ स्पेशल करते हो कि ये गॉड गिफ्टेड होता है? आप बताओ मेरी आवाज़ कैसी लग रही है? लग रहा है कि आपने अपनी आवाज़ के ऊपर कुछ अच्छा काम होता है ना, कुछ रियाज किया है, कुछ काम किया है, गॉड गिफ्टेड है कि नहीं? आवाज़ जो है, आवाज़ पे हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग को बताया जाता है, हमें इसका मतलब एक कहते हैं ना कि हमें स्टडी करवाई जाती है सारी चीज़ें। तो हम देखिए हर किसी का सपना होता है, मेरा भी एक सपना अभी तक तो मैं था ही कहूँगी, क्योंकि अब ये आगे का मुझे नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या करूँगी क्या नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक सपना था कि जैसे मैं अंजना ओम कश्यप मैम को देखती थी एंड चित्रा त्रिपाठी मैम को देखती थी, साथ में जैसे रविश कुमार सर हैं, ये सारे लोगों को देखती थी, तो ये मेरा एक था कि हाँ मैं इस टाइप में एंकर बनूंगी और उनकी आवाज, उनके शब्द वो सारे कैच करने के। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे स्टार्टिंग का मैं बताती हूँ कि जैसे जब मैं इसमें आई, मीडिया में आई, तो फिर हमें बहुत डांट पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरे क का की कहाँ लगता है वो हमें नहीं पता होता, हमें शब्दों का मतलब थोड़ा सा सेंस कम है, ठीक है। बिहार में र इसमें बहुत गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पहले उस पे हम वो कहते हैं रियाज करते हैं, सामने वाले को लगता है तुतला के बोला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिहार का और यूपी में भी ऐसा, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। हमारा वो टंग है ना, वो टंगी होता है, अपने जो गांव का, अपने देहात का, अपने एक रीजन का जो टंग होता है ना, इंसान वो पकड़ लेता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे खून में ही है वो है। जैसे कई लोग बिहारी को बिहारी कहते हैं, अरे बिहारी है यार ये तो, समझ ना, बकरा को बकड़ा कहते हैं, तो ये हो जाता है। तो ये सब बड़ा को बड़ा, बड़ा कहते हैं। तो वो आप ये नहीं, एक्चुअली हम सिर्फ बिहारी इसलिए बदनाम है कि बिहार के लोग ज़्यादातर हर जगह पर है। आप हिमाचल में चले जाइए, वहाँ भी ब की दिक्कत है। आप यूपी में चले जाइए, स्टॉप को स्टॉप कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक देहात से, एक रीजन से जुड़ी हुई हैं, वो बच्चा बाय बॉर्न ले लेता है। वो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अदर कंट्री में जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंग्लिश आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ तेलुगु सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ कर्नाटक में कन्नड़ सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बाय बर्थ ले लेते हैं। तो जस्ट लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश एंड कन्नड़, मलयालम सभी लैंग्वेज है, आप बाय बर्थ ले लेते हैं। वैसे ही जैसे आपके माँ बाप बोलते हैं ना, तो आपके टंग वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके दिमाग में जब तक विकास नहीं होगा, जब तक आपने विकास नहीं पढ़ा होगा, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे विकास। सबसे ज्यादा बिहार में क्या दिक्कत होती है? स और श की सबसे ज्यादा। मैं खुद अभी तक विकास लिखते आया हूँ, होता विकास है, लेकिन सर्टिफिकेट में भी विकास ही चढ़ गया मेरे। बी और वी तो है, सौ आ गया, 100 आता है, दंती से आता है, और तालाबे से, जबकि मैं तालाबे से लिखता हूँ। ओके, इंग्लिश में तालाबे से लिखता हूँ, हिंदी में तो चलो दंत से लिख देता हूँ। जैसा कि आप भी मीडिया से हो, आप भी मीडिया में, तो आप दोनों की ऐसा तो नहीं लव मैरिज है कि एक ही जगह? ज्यादातर ऑडियंस जो है यही सोच रहे होंगे। मेरे दिमाग में यही था कि आपने जो सवाल उठाया, जो बोल दिया पहली बार में कि हम दोनों मीडिया। मैं सोचा यार लोग वीडियो देखते हो, सोचें बोले, थोड़ा मैं ही बोल दूं। नहीं, लोग ये सोच रहे होंगे पक्का इन दोनों की लव मैरिज होगी। और वैसे भी जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो लोगों का यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लेकिन अब मैंने सोचा कि इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो, जो मतलब मेरा जो है बैकग्राउंड, कैसे कैसे हम लोगों की क्या हुई क्या नहीं, तो वो सारी चीजें मैं एक पर्टिकुलर लेकर के आऊंगी।
लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारे फैमिली कनेक्टेड थे तो उसके थ्रू हमारी शादी हुई। एक फील्ड से हम बिलोंग किए। और जाहिर सी बात है अगर अभी भी आप अपने लिए ऐसे, फिर हम अपने बच्चे के लिए, या कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढता है तो ये सोचता है कि सेम फील्ड से हो ताकि एक दूसरे को समझने में आसानी हो। अगर कोई टीचर होता है और कोई आईटी सेक्टर से होता है तो वो टीचर, एक तो टीचर आपका हर जगह नहीं जा सकता, सारी टीचर आईटी सेक्टर वाला आपके जिले में काम नहीं कर सकता, तो वो इतने डिस्टेंस मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर लंबे समय तक करना, ये तो रिश्ता खराब होने के बराबर आ जाता है। जैसा कि आप दोनों लोग मीडिया फील्ड से थे, आप एंकरिंग करती थी, आपने अपनी बेबी की वजह से अपने एंकरिंग को स्किप किया, फिर आपका यूट्यूब पे आना कैसे हुआ? हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि YouTube में मैं आज से नहीं हूँ। YouTube में मैं 2013 से हूँ, जब से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, एंड मेरी जॉब की जर्नी जो है वो 8 साल है। तो YouTube में जो यूज़ करती थी वहाँ एज अ लिंक के लिए, इसलिए लिंक का मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम कहीं अपना रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करते थे ना, तो हमें लिंक उनको देना होता था क्योंकि हम हर जगह जा करके इंटरव्यू नहीं दे पाते थे। तो लिंक के लिए मैं इस पर्पज से यूज़ करती थी। कोरोना आया, हमारी शादी जो है वो 2019 में हुई, उसके बाद कोरोना आया 2020 मार्च में। फिर उसके बाद उस समय मुझे पता चला कि यूट्यूब से लोग इनकम भी करते हैं। तो उस समय मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मतलब मैं यूट्यूब पे काम कर सकूं, और यूट्यूब का नॉलेज मुझे नहीं था। सिर्फ मैं लिंक जानती थी लगाना कि हाँ ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं और उसका लिंक आप किसी को दे सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद जब मुझे धीरे धीरे जानकारी हुई, जैसे आप लोगों का चैनल मैंने देखा और कई लोगों का चैनल देखा, टिकटॉक जब बंद हुआ तो फिर टिकटॉक पे मैं वीडियो बहुत कम बनाती थी क्योंकि हमारी शादी जो है वो फिक्स हो गई थी। तो ये मुझे ना टिकटॉक बनाने नहीं देते थे, कहते थे कि नहीं फैमिली वाले क्या कहेंगे। एंकरिंग कर सकती हैं, टिकटॉक वीडियो नहीं बना सकती हैं, ये क्या बात हुई? नहीं, टिकटॉक और एंकरिंग में बहुत ही फ़र्क है, अभी भी है। बेसिकली एंकरिंग प्रोफेशनल है आपका। अब इस समय ये बेसिकली लोग इसको प्रोफेशनल बना चुके हैं, मान चुके हैं लोग, लेकिन उस समय जब आया था टिकटॉक तब नहीं था ये। आप ये बात मान रहे होंगे मेरी बात। अभी तो टिकटॉक वाले स्टार हैं सारे स्टार। हाँ, सारे स्टार हैं टिकटॉक वाले। मैं समझ रहा हूँ सारा। अभी मैं एक दिन अनिल कपूर जी का या किसी का मैं देख रहा था, उन्होंने बोला कि अब स्टार की कैटेगरी में भी बहुत सारी कैटेगरी आ गई हैं। हाँ। तो ये जो भी सोशल मीडिया के, ये भी एक स्टार हो गए। हाँ, स्टार हो गए हैं। तो उस समय मेरे जब परिवार में जब फिर 1-2 टिकटॉक इन्होंने बनाया तो फिर और भी जैसे मैं जाता था, मैं खुद भी या फिर मेरे दोस्त भी लोग कहते देखो कैसे नाचने लगे हैं लोग, अपने अपने कुछ इज्जत। अच्छा, और जब मैं एंकरिंग करती थी तो मेरी सासू माँ बुला करके दिखाती थी लोगों को कि ये मेरी होने वाली बहू है। मतलब उनको अच्छा लगता था कि ये मेरी जो बहू है वो टीवी पे दिख रही है। वही कभी नाचने वाली एक वीडियो देख ली उन्होंने, तो ये करेगी, ये वो कहती, मुझसे फोन करके कहती कि कैसे नाच रही है, शर्म ही नहीं है। शर्म। अब वो बेसिकली अब वो अच्छा लगता है उनको। समय के अनुसार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये अब ठीक है यार, लोग कर रहे हैं तो तुम भी ठीक हो। लेकिन उस समय उनको भी अच्छा नहीं लगता था। या फिर जो हम दूसरों के बारे में कहते थे वो हमें लोग कहते थे। तो फिर उसके बाद यहाँ तक हुआ, फिर मुझे YouTube का नॉलेज नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने YouTube पे ही YouTube बनाना सीखा कि कैसे इसके आईडी बनती। आईडी तो हमारी बनी हुई थी, लेकिन इस पे कैसे एडिटिंग होता है, वीडियो अपलोड कैसे होता है, और कई सारी चीजें जो सेट किया जाता है सेटिंग में जा करके, वो सारी चीजें मैं अपनी शिफ्ट 12 बजे खत्म करके आती थी रात में। फिर मैं इनका फ़ोन लेती थी और अपना फ़ोन लेती थी, तो मैं इनके फ़ोन से देख करके और मैं अपने फ़ोन में सेट करती जाती थी धीरे धीरे। फिर मैंने इनसे एक परमिशन लिया कि मुझे ना साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो क्या मैं साड़ी ड्रॉपिंग की वीडियो बना सकती हूँ? तो मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया। तो फिर भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ था कि उसमें बॉडी जो है वो आपकी दिख रही है और बहुत सारी चीजें की खुलेआम वो शो ऑफ कर रही है, सारी चीजें। वो भी मेरी माताजी ये ससुराल वालों की तरफ से। हाँ, मेरी माताजी ने फोन किया। मेरी माताजी बेसिकली अब जानते ही हैं, जो परिवार में जो गांव में रहता है उसको अपनी प्रतिष्ठा इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। उसकी बहू घर में रहे, बाहर ना जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो खैर नौकरी कर रही थी तो वो अलग मुद्दा था, लेकिन फिर भी चाहती थी कि इन सभी चीज़ों को करते हुए एक दायरे में रहे। तो फिर मैंने और वो उनकी सोच से ठीक भी था। फिर मैंने साड़ी वाली मैंने कम कर दी।
फिर मैं 2021 में मैं रांची चली गई, क्योंकि वहाँ न्यूज़ 11 में मेरी जॉब लग गई थी। ईटीवी भारत से मैंने छोड़ दिया था जॉब और न्यूज़ 11 में मेरी जॉब लग गई थी, तो मैं रांची चली गई थी। ये हैदराबाद में थे और मैं रांची में जॉब कर रही थी। कुछ महीने मैंने किया, फिर उसके बाद 2022 में ये यहाँ आ गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मतलब मुझे जॉब छोड़नी भी पड़ी थी। तो वो सिचुएशन थोड़ा मेरा पर्सनल है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, फिर यहाँ से हमारी जर्नी जो है यूट्यूब वाली रेगुलर स्टार्ट हुई 2022 से। आपको जितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं ना यूट्यूब पे, मैंने देखा है बहुत सारे लोग गंदे कमेंट्स भी और नफरत भी करते हैं। हाँ जी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली मेंबर, आपकी फैमिली मेंबर कोई बड़ा यूट्यूबर है जिसका आप फेम लेकर के आप फेमस होना चाहती हैं, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप मेरे रिश्तेदार हैं या आप मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो मेरे भाई हैं या आप मेरे भाई हैं या फिर जो भी हैं, तो अगर आप मेरे घर आते हैं या आपको अगर चार लोग जान रहे हैं, तो ऑब्वियस मैं आपके वीडियो में आऊंगी तो मुझे भी वो 4 लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। मानती हूँ कि चलो आपका नाम ले करके मैं एक बार फेमस हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ पे वर्कआउट नहीं करूँगी तो आई थिंक आपका कोई भी चैनल हो या फिर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ, लोगों के अंदर ये है, लोगों ने आरोप भी लगाया और आज भी लगाते हैं कि आप मतलब इनके नाम से जानी जाती हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नहीं, मैंने मेहनत किया है और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो अपना प्यार दिखाते हैं, वहाँ पे अपना प्यार वो दिखाते हैं। दूसरी बात ये है कि एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें कि हम एक परिवार के लोग हैं, तो अगर हम अपने भैया या फिर किसी भी अपने पिताजी या फिर अपने भाभी का नाम, जाहिर सी बात है जो रिश्ता है हम उसी का नाम लेंगे। हाँ। हम किसी तीसरे पर्सन को तो जानते भी नहीं है, उसका नाम क्यों लेंगे? हम पहले लेते थे तो हम पहले सोशल मीडिया पर नहीं थे तो उसका कोई इशू नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर है तो अब ले लेते हैं तो इशू बन जाता है कि भाई ये वो। तो बेसिकली सोशल मीडिया का खेल है सब। और जो 20 लोग उसमें अगला अगर सही भी समझ रहा है तो एक तीसरे व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति आके अच्छा, सबसे ज्यादा पता है कमेंट से ज्यादा ये देखा जाता है कि किसी भी रिलेशन में या किसी भी लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बातें होती हैं, वो मेन उसका जो जड़ होता है वो कमेंट होता है। Exactly. कमेंट करके लोग भाई भाई में, माँ बेटी में, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं यूट्यूब में कि परिवार में चैनल्स हैं, बाप बेटे में लड़ाई हो रहा है, माँ बेटे में लड़ाई हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, भाई भौजाई में लड़ाई हो रहा है, हमारे भौजाई बोलते हैं, ठीक है, भौजाई में लड़ाई हो रहा है। तो ये कितना जस्टिफाई, क्या सब मिलकर के प्यार से नहीं रह सकते हैं? ऐसा तो नहीं सिर्फ कमेंट्स करने वाले लड़ाई लगवा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहनी चाहूंगी कि कमेंट्स जो करते हैं ठीक है, अगर हम सारे कमेंट्स को लेकर के चलने लगेंगे तब तो हम रास्ते भी चल नहीं पाएंगे, रास्ते पर भी हम नहीं चल पाएंगे। तो हमारा एक ये होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरा जो मानना है, फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली, देन सोशल मीडिया तो है, वो तो रहेगी ही, और नमक मिर्च लगाने के लिए लोग हैं बैठे हुए कि आपको अगर उनकी जो चीज मैंने भी नहीं नोटिस किया है ना, वो व्यूअर्स नोटिस करते हैं, फिर वो बातें निकल करके सामने आती है, और जब सामने निकल करके आती है तो सामने वाले को बुरा लग जाता है। मैं अगर क्लैरिफाई भी करूं तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सामने वाले में किसको बुरा लग जाता है? जिसके बारे में कमेंट्स किए जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात, तो रिलेशन खराब हो जाते हैं आपस में। हाँ, ये आपस में रिलेशन खराब हो क्या जाते हैं, अगर गलत समझोगे तो हो जाएंगे, नहीं तो आप सही समझोगे चीज़ों को, भाई अगला ऐसा नहीं है, लोग ऐसा करना चाहते तो फिर खराब नहीं होंगे। अगर आप तीसरे की बातों में आए तो खराब होगा ही रिलेशन। आप तीसरे की बातों में, मैं देती हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ हैं घर पे, ठीक है, अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही है और अगर आप तीसरे को जहाँ इन्वॉल्व करोगे ना, तो फिर वो रिश्ता बनने की जगह रिश्ता बिखरेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात ज्यादा ना सुन करके हमें रिश्ते पे फोकस करना चाहिए। बात रिश्तों की हो रही है तो एक बहुत ही आपको लोगों ने ट्रोल किया था। आपकी बेटी का बर्थडे था, मैं भी उस बर्थडे में पार्टी में गया था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था हमने, बहुत शानदार पार्टी थी। थैंक यू।
लेकिन पार्टी बहुत अच्छी बीती। पार्टी बीतने के बाद जब आपने वीडियोज डाले, लोगों ने आपको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि बहुत स्टाइल मारती हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? क्या सही में आपके ससुराल वालों से नहीं बनती हैं? आप थोड़ा मॉडर्न विचार की हैं, फैशन में रहती हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि मम्मी को टिकटॉक पसंद नहीं था। क्या ये सही चीज़ें रिलेट करती हैं उस बर्थडे पार्टी से, या सच्चाई कुछ और है? नहीं, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ कैमरे पे बताएं, ठीक है। कैमरे पे जो चीज़ दिखती है वो सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होती है और हम उस पर किसी को जज नहीं कर सकते। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा। एंड मेरे सास ससुर की बात रही और मेरे ससुराल की बात रही, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सासू माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। एंड मेरे ससुर जी जो हैं वो भी बीमार रहते हैं, तो जो मेरे बड़े जेठ जी हैं वही उनकी देखभाल सबसे ज्यादा करते हैं। वो कभी हम पता है कई बार हम ये सोचते भी हैं कि उनको हम लेकर के यहाँ आए, लेकिन पता है उनका कब बीपी बढ़ जाएगा, कब उनके पैर में दर्द हो जाएगा, मतलब उनको तुरंत इंजेक्शन लगना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बड़े वाले भैया हैं, उनका यही कहना है कि हम मम्मी पापा को छोड़ करके या फिर मतलब हम इधर उधर नहीं जा सकते। और सच में आज बड़े भैया हैं और जो इनसे जो बड़े भाई हैं, जो मतलब मिडिल वाले भैया हैं हमारे जेठ जी, वो दोनों मिल करके ही पूरा परिवार चला रहे हैं और तभी हम यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, किसी भी के लिए, पूरे देश के लिए, फिर हर एक परिवार के लिए, जो कपल या फिर जो बेटा या फिर जो बहू बाहर रहती है, दुनिया वाले ये ना सोचे कि अगर वो बाहर रहते हैं तो परिवार से झगड़ा करके रह रहे हैं यहाँ पर। सही बात है, ठीक है ना। इंसान की कई मजबूरियां हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार छोड़ के बाहर रह रहे हैं, हमसे वो गुस्सा है या फिर हम परिवार से गुस्सा है। परिवार से गुस्सा होकर परिवार से दूर रह के कोई आज तक खुश नहीं रहा है। हम हमेशा टच में रहते हैं और भगवान के जैसे हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे माता पिता, और हम भी अपने माता पिता की यथासंभव जहाँ तक हो सके सेवा करते हैं यहाँ से हम। अब यहाँ इनको नहीं लाने का, उनको मेरे माता पिता की हर एक छोटी चीज़ पता है कि उनको कब दर्द होगा तो क्या दवाई देनी है, क्या नहीं देनी है, इनको नहीं पता है। मुझे नहीं पता है वो चीज़। मैं जाता हूँ, मुझे भैया कहते तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, मैं नंगे पाँव दौड़ के जाता हूँ वहाँ पे। पिताजी ट्रेवल कर नहीं सकते, माता ट्रेवल कर नहीं सकते, भाई उनको छोड़, भाई अकेले हैं तो वो घर पे छोड़ के कैसे आएंगे। तो इन सब चीज़ों की मजबूरियों को देखते हुए वो नहीं आ पाए और लोग ये समझते हैं कि ये परिवार से कुछ। भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बाहर रह रहा है प्रदेश में, हमारे भाई बंधु जो भी रह रहे हैं और फिर जो भी अकेले कपल रह रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचें। कई बार इंसान के सामने मजबूरियाँ होती हैं या फिर वो मजबूर होते हैं कि नहीं बुला पाए, या फिर माता पिता मजबूर होते हैं कि वो नहीं आ पाते हैं। अच्छा, लोगों ने कमेंट किया कि सास ससुर नहीं आए थे, लेकिन हमारी एक फैमिली यहाँ रहती है, वो वहाँ पे मौजूद थी, तो वो हमारी फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। बाकी दुनिया वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, हर कष्ट में वही जो यहाँ रहते हैं, हमारे फैमिली में वही हमारे पास वही हमारे दुख दर्द में होते हैं। इनको डिलीवरी हुई तो वही रहे, इनको दर्द हुआ तो वही रहे, मुझे दर्द होता है तो वही आते हैं, हम उनको फोन करके बुलाते हैं और वो हर जगह खड़े भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं। रोते हो आप लोग कि एक दूसरे को लेकर के, यार कि हम लोग हैं क्या और लोग समझ क्या रहे हैं? बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है लोगों की सोच को। मैं इनसे कई बार कहता हूँ अपनी वाइफ से कि यार लोगों की सोच इतनी ख़त्म हो चुकी है कि लोग ये तक नहीं सोचते कि अगला किस दुख में जी रहा है अपने माँ बाप से दूर रह के, लेकिन ये लोग तुरंत सोच लेते हैं कि भाई मतलब ये अपने माँ बाप को छोड़ के अपने माँ बाप को लाना नहीं चाहता। लोग ये नहीं सोचते माँ बाप के बिना कैसे रह रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगी, उस बर्थडे के बाद से मैं एक चीज़ तो समझ गई, रिश्ता ना मतलब पैसे के आधार पे चलता है, बिना पैसे के रिश्ते नहीं होते हैं। पैसे के आधार पे मतलब स्टेटस एंड ऑल दैट। अरे यार, तो आप किसी से कम थोड़ी नहीं यार। नहीं, फिर भी आजकल जो सोशल मीडिया है ये सबसे ऊपर हो गया है, रिश्ते छोड़ करके सोशल मीडिया ऊपर हो गया है। मतलब सोशल मीडिया में जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, जो दिखा रहा है कि भैया हमारा बढ़िया बैकग्राउंड चल रहा है, तो अमीर दिखता है। हाँ। और जो नॉर्मल थोड़ा अपने आप को दिखा रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो वो गरीब दिखता है। जिसके फॉलोअर कम है गरीब हो गया। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस बहुत जगह ऐसा प्रिटेंड किया गया। आपके आंसू से हम लोग का भी बड़ा वो हो रहा है। लेकिन ये जो आपकी कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, तो क्या रिलेशन सब सही है? उससे दुख होता है जो चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया पे लड़ाई हो जाती है?
सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारा आपसी रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है हमारा। लोग ये ना समझे कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करती हूँ। कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि मैंने गलती पहले की है। मेरे पास जितनी बातें भी आई सोशल मीडिया से रिलेटेड, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप मुझे आज बुलाए हैं या फिर मैं आपके घर आई हूँ, तो आप मुझे जितना आदर सम्मान दिए, सारी चीजें किए, तो मैं उसका हर जगह रिस्पेक्ट करूंगी। लेकिन जहां पे आपको लगेगा कि आप मुझसे कट रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी थोड़ी सी दूरी बनाऊंगी, बस यही बात होती है। तो फिर इसको अदर वे में सब लोग लेकर के चले गए कि दूरियां बना ली गई, तो ऐसा नहीं है। अभी भी कमेंट आता है कि दूरियां बना ली गई है, लेकिन दूरियां बनाई कहीं नहीं है। हम ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आज नहीं तो कल बहुत डिमोलाइज किया गया था। जब 2022 की बात है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, और ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स वाले या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग ऐसे थे जो बहुत डिमोलाइज किए कि अरे यूट्यूब पे सब लोग नहीं चल पाते हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अगर एंकरिंग में काम कर सकती हूँ तो यूट्यूब कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि मैंने एंकरिंग में वो सारी चीजें फेस की है जो मतलब जितना कम कहा जाए वो कम है यहाँ पे। तो ये कमेंट्स में लोगों ने कहा था कि आपके अपनों ने कहा था कि यूट्यूब पे सब नहीं चल पाते हैं। अपने ही मान लीजिए, फ्रेंड सर्कल में भी, हाँ फ्रेंड सर्कल भी अपने ही होते हैं। आदमी थोड़ा टूटता है, दुखता है दिल, यार सपोर्ट करना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि चल नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर थोड़ा तो हर्ट हुआ। मैं उस समय भी बहुत रोई थी। जब मेरा 10,000 फॉलोवर हुआ था, तब मैंने इनको कहा था कि आप भी मुझे कहते रहते थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इंस्टाग्राम से मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया जो मेरा 10 मिलियन गया था। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी के साथ वाला, कि शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद वाला। अच्छा। वो वीडियो कैसे डिलीट हुआ मैं आज तक पता नहीं लगा पाई। वो अगर कोई ऐसी चीज होती है तो YouTube और इंस्टा का तो मुझे प्रॉपर पता है, वो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देते हैं और मेल भी देते हैं। लेकिन मेरे पास कोई ना मेल आया ना कोई नोटिफिकेशन आया। बच्चे से तो नहीं डिलीट हो गया? कोई बच्चा था ही नहीं घर पे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी भी वीडियोस डिलीट होती हैं, वायलेंस ले लेता है। ना ही किसी ने, अगर आपके स्ट्राइक पे लगाता है ना, तब भी आपके पास मेल सारा कुछ, सारी चीजें आती है। इतना तो नॉलेज मैंने भी। तो ऐसे कैसे कोई वीडियो डिलीट हो सकती है? बस डिलीट हो गई। मैंने ये एग्जांपल मैंने इनको प्रूफ दिया कि ये देखो डिलीट हो गया। आपकी जो आईडी एक्सेस आप ही के पास है? जी हाँ। कोई फोन आपका लेकर के डिलीट किया, क्या हुआ? अब यही तो नहीं पता चल पाया आज। डिलीट किस दिन हुआ? उस दिन कोई फंक्शन था, सब लोग हों घर में? हाँ, फंक्शन ही कुछ था ऐसा। घर में थे लोग? हाँ, और घर में नहीं थे, हम कहीं बाहर थे। कोई जलन के मारा आपका फोन लेके डिलीट कर दिया? क्या पता। ऐसा भी होता है। बहुत सारी चीजें होती है। अब उसके बाद जब मैंने इनको बोला कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई, तो ये बोली नहीं कोई स्ट्राइक वगैरह लगाया होगा, तो मे भी हो सकता है कि उधर से। तो मैंने बोला मेरे पास मेल, नोटिफिकेशन, सारी चीजें, और मैंने फोन का एक्सेस में भी वो लगा रखा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला। तो मेरा फोन भी कोई जल्दी एक्सेस अगर कहीं और भी होता है तो मुझे नोटिफिकेशन तुरंत आता है, फिर आप पासवर्ड वगैरह एंड ऑल दैट चेंज कर। आपको पता है इंस्टा पे ऑप्शन है, आपका कोई वीडियो जैसे वायलेंस में गया है ना, जब से आपने आईडी बनाई और अब तक सब आपको दिख जाएगा वहां पे कौन सी वीडियो वायलेंस पे है। तो ऐसा नहीं कोई आपका वीडियो वायलेंस में चला गया, नोटिफिकेशन आपका हो सकता है कि बहुत सारी नोटिफिकेशन आ गई, वो नोटिफिकेशन मिस हो गया, लेकिन वो वायलेंस में आपको दिख जाएंगी चीजें। हाँ, ये वीडियो आपकी इस वजह से डिलीट हुई है। और लास्ट 30 डेज में अगर डिलीट हुआ रहता वो भी दिख जाता है कि लास्ट 30 डेज में। लेकिन वही है ना कि मैं उतना, एक तो प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी, नहीं आफ्टर प्रेगनेंसी सॉरी, और प्रेगनेंसी चल रही थी, फिर उसके बाद बच्चे को संभालना एंड मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई आपसे जलता जिसने डिलीट कर दिया वीडियो, ऐसा शक है आपको? हो सकता है हाँ, क्योंकि मुझे तो है। ऐसा कौन है भाई? मुझे है, मैं शक किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरा फोन में ना पासवर्ड नहीं रहता था। अच्छा। हाँ, मेरी गलती ये रहती थी पहले, क्योंकि ना मैं सोचती थी कि अच्छा जल्दी से कैमरा पकड़ा देती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग की थी ब्लॉगिंग का, तो वो मेरे अंदर ना क्रेज रहता था कि बिना पासवर्ड का ही मैं फोन रखती थी कि ताकि कोई भी एक्सेस कर सके और कैमरा ऑन कर सके। तो वो जब डिलीट हो गया, और लगभग ये बात है
हो गया, दिवाली से पहले की बात है, मैं उस वीडियो को ढूंढने लगी कि मुझे पिन करना है। मुझे ये पता चला था कि पिन करने से ना दिखता है कि कौन सा वीडियो ज्यादा चला है, तो उस समय मुझे ये पता चला था। तो मैं जब पिन करने के लिए ढूंढने लगी, था ही नहीं वीडियो। मैंने इनको बोला तो ये बोल रहे अरे नहीं कोई स्ट्राइक वगैरह आया होगा। मैंने बोला कुछ भी नहीं आया, लास्ट 30 डेज का भी मैंने देख लिया है, यानी कि वीडियो बहुत पहले डिलीट हुई है। मतलब जब डिलीट हुई उस टाइम आपको नहीं पता था, बाद में पता चला? बाद में पता चला। तब तो कोई शक वाली बात ही नहीं, किसके ऊपर शक करोगे आप? कर ही नहीं सकते। जब पासवर्ड ही नहीं लगा हो तो हम किसके ऊपर, या फिर किसी के ऑपरेट करते समय भी किसी से दब गया हो, कुछ हो गया उसको भी पता नहीं लगा हो। खैर लेकिन हाँ, अभी हमारी बहुत सारी बातें हुई, जैसा कि आप मीडिया से हो, डायरेक्टर हो न्यूज़ चैनल पे आप, तो अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है और हम सब की पूरी जो दिल से भावनाएं हैं उसके साथ हैं। कोलकाता का जो रेप केस हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस रेप केस को बहुत सारी ताकतें मिलकर के जो भी सारा कुछ हुआ है सब कुछ दबाया जा रहा है। तो आप न्यूज़ में हो तो जो आम जनता तक न्यूज़ पहुंचती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उसको दबाई जा रही हैं ताकि सरकार के ऊपर कोई फर्क न पड़े, जो भी बंगाल की सरकार है? देखिए, ये जो घटना है ना रेप वाली, 8-9 अगस्त को हुई थी। नाम भी काफ़ी मीडिया में चल रहा है, संजय राय का नाम का व्यक्ति था जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है ना। वो लेडी महिला 2-3 दिनों से कंटिन्यू अपने जॉब पर थी और वो नाइट शिफ्ट कर रही थी। रात को अपना काम खत्म करके जब सोने गई सेमिनार हॉल में, और सोने के बाद फिर ये संजय राय, और बात ये है कि संजय राय उस हॉस्पिटल का स्टाफ भी नहीं है जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। बेसिकली वो वहाँ पर कुछ सप्लाई करता है मेडिसिन वगैरह। तो उस व्यक्ति ने जाके उसके साथ बाकायदे घिनौना काम किया, वो रेप एंड ऑल दैट काम किया और फिर उसको मार के फेंक दिया। जब ये घटना जब उसके शव, उसका जो मरने पार्थिव शरीर सामने मरने के बाद जब घटना सामने आई तो लोगों ने देखा, तो ये फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। तो फिर उस व्यक्ति का जब सामने आया ना नाम, तो अब ये बंगाल सरकार जब सब कुछ सामने आ गया है कि उस व्यक्ति का नाम आगे आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है कि इतने देर में फैसला हो जाना चाहिए। ये किसी भी देश की किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। ये बेटियां आजकल घर में सुरक्षित नहीं है। अब हमें आजकल ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों से ज़्यादा बेटों को शिक्षा देने की, क्योंकि बेटों को ज़्यादा शिक्षा दीजिए, वो उनको शिक्षा देने की जाए ताकि वो अपनी बेटियों को महफूज रख सकें। वो दूसरों की बेटियों को भी, अगर आप अपने बहन बेटी के लिए शेर हो तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए कुत्ता मत बनो, नोचो मत भैया। अगर इतने दिनों तक फैसला बंगाल सरकार की तरफ से फिर किसी कोर्ट की तरफ से नहीं सुनाया गया है, फास्ट ट्रैक में चल रहा है, तो ये सरकार की कमी है। ये फिर पर्टिकुलर सरकार की कमी है, कभी तक उस केस को खींच रही है सरकार, क्योंकि सब कुछ सारे सबूत उस व्यक्ति का अगेंस्ट है, उसने काम किया है, तो फिर खींच क्यों रहा है केस? ये अगर अपनी बेटी के केस हुआ था, रेप केस, उस पे ये डायरेक्ट ये किया गया था ना, मर्डर कर दिया गया था, एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन मेरा ये कहना है ना कि जैसे सऊदी अरेबिया में एंड बहुत ऐसे जो देश हैं, अंदर कंट्री हैं, वहां पर बहुत सटीक नियम लगाया गया है। तो लेकिन एक इंडिया ही है जहां पे सटीक नियम अभी तक नहीं बना है। बेल भी हो जाती है जल्दी, पैसा मोटा दे दिया जाए तो होने के बाद भी काफी समय तक फास्ट ट्रैक में भी केस खींच रहा होता है। क्यों खींच रहा होता है भाई? खुद आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो आप खींचते केस खुद? भाई मुझे एक चीज ये लगता है कि जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, अगर हम रेड लाइट क्रॉस करते हैं, बगैर हेलमेट जा रहे हैं, तुरंत चालान ऑन द स्पॉट चालान भरना होता है। एग्जैक्टली। ये चीज तो एकदम फास्ट है, ये फास्ट, जहाँ पैसा लेना है, जाहिर सी बात। और किसी का रेप हो जा रहा है तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ विद इन 2 डेज या 1 हफ्ते के अंदर सारा कुछ, अगर सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, भाई सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, आजकल तो इतने सारे टेस्ट हैं, सारा कुछ डीएनए टेस्ट वगैरह सब कुछ तो आजकल मिल जाते हैं। टेक्निकल चीजें बढ़ चुकी है, फिर भी इतना लंबा, लेकिन हमारा जो कानून है वो पुराने चीजों पे चल रहा है। इस केस में वो व्यक्ति भी दोषी है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को, आप समझिए।
उस हॉस्पिटल का डीन तक दोषी हो सकता है इस केस में, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमें ये भी सुनने मिलता है कि अस्पतालों के अंदर ना बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे आपका 10 लाख का बिल बना तो बहुत सारे दलाल होते हैं, वो सेटल कराते हैं। बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिलते हैं तो कुछ दलाल होते हैं आपको बेड दिलवाते हैं। इतनी चीजें चलती हैं, बताओ। देखा था कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, तो फिर कैसे कैसे पैसे लेकर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जा रहा था। आपको पता है इस भारत में सबसे बड़ी बुरी बात क्या है? मैं आपको बता जानकारी के लिए, यहाँ पर आप फ्लाइट में या ट्रेन में जाइएगा ना तो 10 साल के बाद पूरी टिकट लगती है आपकी। 2 साल के बाद 2 साल के बाद आप पूरी टिकट लगेगी। और 17 साल का बच्चा नाबालिग कहलाता है। हाँ सही बात है। इस भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना है। एजुकेशन लोन जो है ना सबसे महंगा है यहाँ पे, और कार लोन जो है ना सस्ता है यहाँ पे, होम लोन सस्ता है यहाँ पे। इस देश की ये विडंबना है। इस देश की ये विडंबना है कि एक डॉक्टर का फीस एक्यूरेट नहीं है कि इस देश में प्राइवेट डॉक्टर कितना फीस लेगा। अब मैं आपको हर डॉक्टर 1500, 2000, 1500 फीस लेता है। ये फिक्स नहीं है कि कौन डॉक्टर कितना फीस। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मेरे बेटे को नॉर्मल सर्दी खांसी हुई, मैं लेके गया, चाहता मैं मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता। गरीब आदमी क्यों मर रहा है? अब हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनकी फीस ही 500 रुपए है। मतलब जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, मतलब दवाई 200 रुपए की और उनका फीस 500 रुपए का। आप मिडिल क्लास है ना, आप 2 चीजों में दब जाएंगे, पढ़ाई में और डॉक्टरी में। जहां आपके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा अपने बच्चे को या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को, और अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ा, आपका 90% पैसा वहीं खर्च हो जाता है। स्कूल में एक ड्रेस 3000 की आती है, आपकी बुकें 15,000 की आती है। कौन बच्चा 15,000 की किताब पढ़ता है? अच्छा, जैसा कि आप मीडिया से हैं, एक चीज हम लोग बहुत देखते हैं आजकल न्यूज चैनल में, सारे न्यूज चैनल आजकल इंटरटेनमेंट के अड्डे हो गए हैं। तो ये जो न्यूज चैनल में डिबेट होते हैं, मैं देखता हूँ किसी न्यूज चैनल में, एक न्यूज चैनल तो उसमें जो कोई मौलाना अगर आ रहे हैं ना, या कोई पंडित जी आ रहे हैं, वही उस डेडिकेटेड चैनल पे रेगुलर आते हैं। तो क्या वो सब एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं कि पेड होते हैं सारे? देखिए, गेस्ट जो है ना सभी चैनलों पर, किसी का फालतू समय इतना नहीं बचा हुआ कि आपके चैनल में आएगा 2 घंटा समय बर्बाद करेगा। सबको पैसे की पड़ी है, सब पैसे कमाना चाहते हैं। और वही व्यक्ति चैनल के स्टूडियो के बाहर निकल के एक साथ समोसे और कचौड़ी, जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के लिए, ये सब बस वहीं तक रहता है, स्टूडियो तक सीमित रहता है। अगर ये बातें वाकई में अमल होने लगे देश के बाहर, उस पर काम होने लगे देश के बाहर भी, तो आपको लगता है कि स्टूडियो में डिबेट करने की जरूरत है इस चीज पे? जो स्टूडियो में बातें लोग इतनी कर रहे हैं, वो बाहर अगर उस चीज पर काम करने लगे तो ये डिबेट होगा? कभी नहीं डिबेट होगा। जो इस रेप केस पर भी डिबेट कर सकता है। इस देश की विडंबना ये है कि इस देश की बेटी के साथ रेप हुआ और उसी देश का वकील उस मुजरिम के खिलाफ मतलब साथ में खड़ा है वकील। आप समझिए, पैसे का खेल है। अगर इस देश में एकता होती तो कोई वकील उसको नहीं मिलता जिसने रेप किया है। इस देश में एकता होती तो कसाब के लिए वकील नहीं मिलता। ये हमारे अपनी कमी है, जो हम दोषी है फिर भी उसके लिए वकील ढूंढ रहे हैं हम। देश में एकता नहीं है हमारे। नहीं तो किसी वकील में हिम्मत कैसे होती है जो एक रेप का कोई आरोपी, उसके आपको पता है कि ये आरोपी है और इस पर सजा होनी है इसको, और सबूत सारे अगेंस्ट है, फिर भी आप पैसे के लिए उसके लिए वकील मिल गया और वकील लड़ रहा है केस। कितनी बड़ी मतलब विडंबना है। ये तो देश का कानून भी है ना, अगर कोई आरोपी उसको तो सरकारी वकील मिलता है। लेकिन आप प्राइवेट वकील भी मिल रहा है ना, आप जितना पैसा दे रहे हो उसको, उस पैसे में उस वकील आपके लिए केस लड़ रहा है। ये अपने आप में बड़ी चीज है कि भाई इस देश की बेटी के साथ रेप हुआ और उसी देश का वकील आपके लिए केस लड़ रहा है। आप सोचो जरा, सही बात है ये। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट था काफ़ी चीज़ों से होके गुजरा। उसमें पर्सनल अटैक भी हुए हैं, और ससुराल की बातें हुई, प्यार की बातें हुई, लव की बातें हुई, शादी की बातें हुई, बर्थडे की बातें हुई, और समाज को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों को लेकर के बातें हुई। बहुत सारे प्रश्न हमारे ऐसे ही छूट जा रहे हैं जिनके एग्जैक्ट उत्तर हमें लग रहा है कि हमें नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हम सब भी उन्हीं चीज़ों में शामिल हैं। जैसे भैया ने बताया, रेप केस के आरोपी को भी वकील मिल जा रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें एकता नहीं है, कानून कुछ ऐसा है। तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आप सब लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कुछ भी प्रश्न हो,
सिम्मी जी से और विकास जी से। मुझे पता है प्रश्न होगा कि अमित भैया खोल के नहीं पूछे, आप कुछ चीज़ें रह गया ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे हो, खोल के पूछना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि सामने वाला किस में कंफर्टेबल है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें देखना होता है। और सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा एकदम, ताकि हम लोग सिम्मी जी बगल ही में रहते हैं, जल्दी बुला लेंगे इनको। भाई ये वाला पॉडकास्ट कम से कम नहीं तो 5-6 लाख व्यूज़ देना आप लोग, और कमेंट भर भर के करना। सिम्मी जी और विकास जी का तहे दिल से धन्यवाद है हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते दिल से हमारे जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अमित भैया एंड किट्टू जी को थैंक यू सो मच कि हम लोगों को बुलाया, एंड जितना जल्दी हो सके इनके मिलियन सब्सक्राइबर कर दो हर चैनल पे और इनके साथ साथ हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। और बस निगेटिव कमेंट्स जितना कम हो सके वो किया कीजिए, क्योंकि कोशिश किया कीजिए कि परिवार एक करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। निगेटिव कमेंट्स करो, लेकिन देश में एकता होने से ज्यादा जरूरी परिवार में एकता होना। परिवार में एकता होगी तभी देश में एकता होगी। निगेटिव कमेंट्स करने का एक शब्दों का चयन करने का एक तरीका होता है। आप शब्दों के चयन करके, अच्छे शब्दों का चयन करके आप निगेटिव कमेंट्स करें। ऐसा नहीं कि वो निगेटिव कमेंट्स होते हैं, हो सकता है उस कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं बहुत सारी कमेंट से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, तो लेकिन कुछ लोग अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं कमेंट सेक्शन में आने के बाद, तो उसका पूरा ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, भर भर के कमेंट करिए। और सिम्मी जी का चैनल है सिम्मी विक नाम से, सिम्मी विक्सु नाम से, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ करें भैया, कमेंट करो ना। बहुत जिसको कमेंट करो उसको तो हम बुला ही रहे हैं, लेकिन कुछ लीक से हट के कमेंट करो और नाम को टैग करो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।